Hello students, how are you all? I hope you are fine. Myself Krutika Mali and I have been teaching you chemistry from my last 5 videos. Okay, we are revising my mistake. We are revising chapter 1 of our class 12 chemistry, that is chapter solution, and we have completed first colligative property in our last lecture and we have completed numericals as well related to those topics. So in my today's lecture we are going to discuss further colligative properties like elevation in boiling point, depression in freezing point, change in osmotic pressure and another topics related to that. So please be attentive and thank you for watching and liking my videos, and please continue watching the full video to clear all the concepts related to chemistry. Thank you. Okay, elevation of boiling point, which is denoted by delta TB. Delta is what? Difference. हम जब भी डिफरेंस को डिनोट करना चाहते हैं देन वी यूज डेल्टा सिंबल. डेल्टा टीबी, टीबी इज टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट बॉइलिंग पॉइंट इज. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड is the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure, that is 1 atm. जैसे हम बोलते हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स दैट when 100 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट विच 100 डिग्री पे पहुंच के पानी का क्या होता है, पानी को जिस क्लोज वेसल के अंदर रखा है उस क्लोज वेसल में वो बॉईल करने के ऊपर वेपर फॉर्म करेगा, उसका वेपर प्रेशर लगेगा उसकी वॉल पे, ऑन वॉल ऑफ द कंटेनर. एंड इफ वी पुट थर्मोमीटर देन वी हैव टू नोट द टाइम एट विच. कौन सा टाइम नोट करना है? जब हमारा अंदर लिक्विड जो भरा है उसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाए. मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि वो 1 atm हो गया? हम उसके साथ में प्रेशर को मेजर करने वाली कोई मशीन रख सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बैरोमीटर मैनोमीटर को यूज़ करके हम लोग ये पता कर सकते हैं कि जो भी लिक्विड मैंने अंदर भरा है उसका प्रेशर 1 atm कब हुआ. और जैसे ही वो 1 atm होता है उस टाइम पे हमें इंसर्ट करना है थर्मोमीटर एंड वी हैव टू चेक द टेम्परेचर. जो टेम्परेचर हमें मिलेगा उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट. मतलब बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर जितना होता है, राइट. सो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस विच इज 373 केल्विन टेम्परेचर. नाउ द पॉइंट वी शुड नोट डाउन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सोल्यूशन विल ऑलवेज बी हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. किसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा मिलेगा? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा मिलेगा? किससे ज़्यादा मिलेगा? पहले तो आप ये वाला पॉइंट क्लियर कीजिए अपने दिमाग में. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सॉल्यूशन इज हायर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. किसी भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा. किसके हिसाब से ज़्यादा आएगा? प्योर सॉल्वेंट से अगर आप कंपेयर करें तो. ऐसा होने के पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अगर आपने अपना लास्ट टॉपिक अच्छे से किया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाला, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर. प्योर सॉल्वेंट, आपको ये चीज़ दिमाग में आनी चाहिए. अभी लास्ट लेक्चर वाली उसके अंदर हमने 2 कंटेनर लिए थे, दोनों को ऊपर से क्लोज किया था. एक के अंदर सिर्फ पानी भरा था, दूसरे के अंदर शुगर और पानी भरा था. 1 मोल सॉल्यूट 1 मोल सॉल्वेंट वाला. उसी लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर सरफेस पे ओनली वाटर मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा बॉयल करेगा, मतलब वो ज़्यादा वेपर क्रिएट करेगा, उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, मतलब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना जल्दी हो जाएगा 1 atm इज़ द टारगेट, है ना. दोनों कंटेनर्स को 1 atm प्रेशर अचीव करना है. तो क्योंकि सॉल्वेंट में वेपर ज़्यादा बन रही है, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, एज अ रिजल्ट इट विल अचीव 1 atm फास्टर एंड देन
the solution which is having lower boiling point, which is having lower vapor pressure, राइट। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, उसकी वजह से उसको 1 atm अचीव करने में थोड़ा और हीट अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। समझ आ रहा है आपको मेरी बात? तो इसी वजह से, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सोल्यूशन का ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा हीट अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी टू अचीव 1 atm, क्योंकि दोनों के लिए टारगेट तो वही है, दोनों का वेपर प्रेशर 1 atm से मैच करना चाहिए। क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो 1 atm ज़्यादा जल्दी अचीव कर लेगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट कम आएगा। किसका कम आएगा? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम आएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। तो हमें यहाँ पे एक डिफरेंस मिलेगा, राइट? अच्छा, आपको अभी टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एज अ रिजल्ट हमें क्या कंक्लूजन मिला? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सोल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सोल्यूशन को हम TB से डिनोट करते हैं और T0B को डिनोट करते हैं टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग फॉर प्योर सॉल्वेंट। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको T0B बोलेंगे और सोल्यूशन के टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग को TB बोलेंगे। तो हमें हमेशा क्या देखने को मिलेगा? इसी चीज़ को मैंने मैथमेटिकली लिखा है यहाँ पे, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, मतलब TB इज ग्रेटर देन T0B, राइट? सो वी गेट डेल्टा TB डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पानी के बॉइलिंग पॉइंट से सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आया, तो क्वेश्चन इज कितना ज़्यादा आया? तो कितना ज़्यादा आया ये हमें कैसे पता चलेगा? डिफरेंस फाइंड करेंगे तभी। डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। डेल्टा TB is equals to TB minus T0B. TB is equals to temperature of boiling for solution, while T0B is temperature of boiling for pure solvents. Now this is again explain graphically. हमने ग्राफ प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे ऊपर हमने ले लिया है टेम्परेचर इन केल्विन, while on y axis we have put vapor pressure. Then we get two curves. You can see one curve is drawn using red marker and another curve is using black marker. जो red वाला है वो solvent का curve है और जो black वाला है वो solution का curve है। दोनों एक जगह पे टच कर रहे हैं 1 atm प्रेशर को, मतलब हमें वो वाला पॉइंट चाहिए जहाँ पे उसका वेपर प्रेशर 1 atm होगा। सो दिस इज द पॉइंट फॉर द सॉल्वेंट एंड दिस इज द पॉइंट फॉर सोल्यूशन। दोनों को नीचे एलाबोरेट किया है तो हमें एक पॉइंट मिलेगा टेम्परेचर का। जिस पॉइंट पे टेम्परेचर मिल रहा है फॉर सॉल्वेंट उसको हम लोग डिनोट करेंगे T0B, और जिस पॉइंट पे सोल्यूशन का पॉइंट मिल रहा है इज कॉल्ड TB। क्यों? आप देख सकते हैं कि T0B कम आया है और TB का वैल्यू ज़्यादा आया है। देखो ये ग्राफ के पहले इनिशियल पॉइंट पे आ गया, मतलब इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इस डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे डेल्टा TB विच इज़ कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको ग्राफ समझ आ गया होगा, राइट? ग्राफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर ये थ्योरी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछी गई है तो आपको ग्राफ भी प्लॉट करना पड़ेगा, और यहाँ से जैसे मैंने पॉइंट्स बताए हैं इतने पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। चाहे आप NCERT से ना लिखें तो आप मेरे नोट्स से भी लिख सकते हैं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उनके फ़ोटोज़ भी मैं इन वीडियो लेक्चर्स के साथ में लिंक के अंदर डाल दूँगी। यू कैन गो फॉर इट, ओके? अगर आप इसी तरह से पॉइंट वाइज लिखोगे तो आप बहुत अच्छी प्रायोरिटी है, चांसेस है कि आपको 3 आउट ऑफ 3 भी मिल जाए, क्योंकि मैंने सभी मेन पॉइंट्स को कवर करने की ट्राई की है और जितना भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सब डिलीट कर दिया है, ओके? एक और पॉइंट, एक्सपेरिमेंट्स ऑन डाइल्यूट सोल्यूशन कंक्लूड दैट। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके अंदर सारे सोल्यूशंस डाइल्यूट बना के किया है, तो उसके लिए हमें देखने को मिला कि डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। डेल्टा TB क्या है? What is delta TB? Elevation of boiling point, okay? That is directly proportional to molality. Now you know what molality is. Moles per kg. Short trick, याद करो, मैंने अपने लेक्चर में बताया था मोल पर kg इज मोलालिटी। तो बस वही चीज़ है, यहाँ हमने प्रोपोर्शनलिटी को हटा दिया है तो हमें कांस्टेंट चाहिए होगा। उस कांस्टेंट को मैंने Kb बताया है, तो Kb इंटू मोलालिटी। नाउ Kb को जैसे कि तैसा रखा, मोलालिटी की वैल्यू पुट कर दी। मोलालिटी का ये एक्सप्रेशन है W2/M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1।
ये मैंने अपने लेक्चर में समझाया था। मोलालिटी क्या है, बस ये उसी का फॉर्मूला पुट किया हुआ है, जहाँ पे Kb क्या है, कांस्टेंट है। कौन सा वाला कांस्टेंट, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, विच इज ऑल्सो नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये सब नाम अलग अलग है, सब है एक ही चीज़, दैट इज Kb। K इज डिनोटेड फॉर कांस्टेंट, Kb, B मीन्स बॉइलिंग के लिए कांस्टेंट जो है वो, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे आपका 3 मार्क्स का थ्योरी कंप्लीट होता है। कितने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो आपको समझ आ गया होगा। पहले आपको डिफाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट, फिर आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और सॉल्वेंट का रिलेशन बताना है, उसका रीज़न बताना है, और फिर डिफरेंस फाइंड करना है जिसको हम लोग एलिवेशन बोलेंगे। तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और एक ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, so let's go for numerical number 7, which is from your NCERT textbook. Read the question thoroughly and जो आपको दिया गया है उसको आप समराइज करते जाइए। 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो ये जो 18 ग्राम है वो ग्लूकोज के है। आगे बढ़िए, इज डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर, क्या आया और 1 किलोग्राम पानी आया। अभी दोनों के वेट को कंपेयर कीजिए, क्या है, ये 18 ग्राम है, ये 1 kg है, ये कम हुआ मतलब ये सोल्यूट हो गया, ये सोल्यूट हुआ और उसका वेट है तो ये W2 हो गया। वाटर यहाँ पे क्या है, वाटर इज सॉल्वेंट, उसके वेट को हम क्या बोलेंगे, W1 बोलेंगे। At which temperature will water boil at 1.013 bar? Now what is 1.013 bar? That is 1 atm. 1 atm कहाँ रेफरेंस आया उसका, यहाँ पे आया। हमने डेफिनेशन में बात की कि 1 atm प्रेशर, जब भी किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाता है उसी टाइम के टेम्परेचर को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। मतलब ये लोग हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं। What temperature is referred to as, what will be the boiling point, but not of water। सिर्फ पानी का नहीं पूछा है, वो तो हमें पता है पानी का वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 373 केल्विन। हमें ये पूछा गया है कि जब हम 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 kg पानी के अंदर मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तब उस वाले वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, मतलब हमें पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये हमें फाइंड करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है। मतलब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, TB, ये रहा, टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग ऑफ सोल्यूशन, ये फाइंड करना है, TB फाइंड करना है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज सॉल्वेंट, वो तो हमें हमेशा पता होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 373 केल्विन। You are also given Kb. Kb is what? Elevation constant. डेल्टा TB को जब हम सॉल्व करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तब हम Kb लगाते हैं, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट बोलते हैं। उसका वैल्यू भी दिया गया है, दैट इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। अभी ये सब आपका समरी हो गया, इसी को बोलते हैं समरी निकालना। ओके, समराइज करने पे आपको पता चलेगा कि आप TB कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाउ यू विल फाइंड TB, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू TB माइनस T0B। नाउ यू डोंट नो TB, आपको TB फाइंड करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेल्टा TB पता होना चाहिए और T0 भी पता होना चाहिए। नाउ आपको TB तो पता है पर आपको डेल्टा TB नहीं पता, तो डेल्टा TB आपको कैसे मिलेगा, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी, ये वाले फॉर्मूला सबको मिलेगा। देयरफॉर डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज, KB कितना है 0.52, W2 कितना है 18, M2 180 आएगा, M2 मतलब मोलेक्युलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है आपका ग्लूकोज, C6H12O6, यहाँ से आपको निकाल लेना है 6 इंटू 12
+12 इंटू 1 +6 इंटू 16, यहाँ से आपको मिल जाएगा 180 ग्राम पर मोल। वो आपको यहाँ पुट करना है इंटू 1000 डिवाइड बाई W1। W1 मतलब सॉल्वेंट, तो वो भी 1000 ग्राम हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो गया और जैसे आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा डेल्टा TB, दैट इज 0.052 केल्विन। आपको डेल्टा TB की वैल्यू मिल गई, वो यहाँ पुट करनी है 0.052 प्लस 373, तो ये मिल जाएगा 373.052 केल्विन एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, बहुत इजी फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया डेल्टा TB इक्वल्स टू TB माइनस T0B, और दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी वाला। आई होप ये समझ आया। लेट्स गो फॉर अनदर न्यूमेरिकल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23, 1.80 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सल्यूट है, 90 ग्राम बेंजीन है। दोनों के वेट को कंपेयर करो, किसका कम है किसका ज़्यादा है? ये कम है, मतलब ये सल्यूट हो गया, ये W2 हो गया, 90 ग्राम W1 हो गया। अभी क्योंकि बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का। बेंजीन क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, तो उसको हम डिनोट करेंगे T0B। बॉइलिंग पॉइंट इज रेज टू 354.11। कब रेज हुआ बॉइलिंग पॉइंट? पहले ये 353.23 केल्विन था, फिर हमने उसके अंदर बेंजीन के अंदर 1.80 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया। उसकी वजह से उसको ऐड करने के बाद, मतलब जैसे सॉल्यूशन बनाते हैं, टेम्परेचर रेज हो गया, मतलब ये TB दिया हुआ है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। ये KB का वैल्यू दिया हुआ है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, एंड यू हैव टू फाइंड मोलेकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, दैट इज M2। आपको M2 का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करके, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का वैल्यू पुट कर दो। अभी मोलालिटी क्या है? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। अभी डेल्टा TB आपके पास है क्या? क्वेश्चन को देख के डिसाइड करो। आर यू गिवन डेल्टा TB? नॉट डायरेक्टली, बट येस you know the value. What is delta TB's formula? Here we go. Delta TB is equals to TB minus T0B. TB minus T0B. TB is also given, T0B is also given. 354.11 minus 353.23 means you will get value of delta TB as well, that is equals to 0.88 Kelvin. 0.88 Kelvin. You will use that value over here. 0.88 is equals to KB, that is 2.53 into W2 is 1.80, M2 नहीं पता, into 1000 divide by W1, that is 90. Therefore when you make M2 as a subject, you will get 2.53 into 1.80 into 1000 divide by 0.88 into 90, which is equals to 58 gram per mole. So this is your answer. ये आपको क्या मिल गया? M2 का वैल्यू मिल गया। समझ आया बच्चों? अच्छे से देख लो। Let's go for the next qualitative property, that is depression of freezing point, which is denoted by delta TF. TF means temperature of freezing. Delta denotes the change during depression of freezing point. Okay, first of all you need to know what is freezing point. Freezing point is the temperature at which the vapor pressure of a substance in its liquid phase is equal to vapor pressure in a solid phase. It means that it is the temperature at which vapor pressure of a substance, मान लो कि आपको किसी substance का freezing point डिनोट करना है, तो वो कौन सा वाला टेम्परेचर होगा? मान लीजिए कि हमें वाटर का freezing point फाइंड करना है,
तो हम क्या करेंगे, हम वो वाला टेम्परेचर नोट करेंगे कि जिस टेम्परेचर पे उस सब्सटेंस का, मतलब कि पानी का, सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर और लिक्विड फेज में वेपर प्रेशर सेम हो जाए, उस वाले टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब हम बोलते हैं वाटर फ्रीज इज एट 0 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दैट व्हेन thermometer reaches at 0 degree Celsius, at that time vapor pressure of ice, which is solid phase of H2O, becomes equal to vapor pressure of liquid water. Solid phase का और liquid phase का vapor pressure जिस temperature पे same हो जाता है, उस temperature को हम लोग बोलते हैं freezing point. Okay, so now take this point and put it in your mind that freezing point of any solution is less than freezing point of pure solvent. यहाँ पे पूरा केस बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से उल्टा है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के अंदर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आ रहा था, TB was greater than T0B. Okay, while here T0F will be greater than TF. क्या रिलेशन मिलेगा आपको, T0F ज़्यादा मिलेगा और TF कम मिलेगा। व्हाट इज TF? टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग, या आप उसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। नॉट लगाया है प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसको आप T0F बोलेंगे, इसको आप TF बोलेंगे। तो TF कम मिल रहा है, T0F ज़्यादा मिल रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम रीज़न है, जिस रीज़न से बॉइलिंग पॉइंट को हमने सॉल्व किया था उसी रीज़न से ये भी सॉल्व करना है। वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कम होता है प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। अगेन वेपर प्रेशर सिर्फ सरफेस पे सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स है तो वो वेपर ज़्यादा क्रिएट करेंगे, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा कंपेयर टू द बीकर विच इज़ हैविंग 1 मोल सोल्यूट 1 मोल सॉल्वेंट ऑन द सरफेस। यू विल ऑब्जर्व सोल्यूट मोलिक्यूल्स एज वेल एज सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट, बिकॉज सोल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, इट विल नॉट फॉर्म एनी वेपर, एज अ रिजल्ट देयर विल बी लेस वेपर कंपेयर टू दिस केस। मतलब वेपर प्रेशर किस में ज़्यादा आया, सॉल्वेंट में ज़्यादा आया। वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ज़्यादा है, किसी भी एक का पकड़ो, किसका ज़्यादा है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी सोच लीजिए तो आपका केस इजी हो जाएगा। पानी का वेपर प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है और शुगर वाले पानी जिसको हम सोल्यूशन बोलेंगे उसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है। अभी हमें कौन सा टेम्परेचर नोट करना है, बॉइलिंग का? नो, फ्रीजिंग का। मतलब अगर हम एक बाउल में पानी ले ले और दूसरे बाउल में वाटर प्लस शुगर ले ले, दोनों बाउल को फ्रीज़र के अंदर डाल देंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस और सर्टन टाइम के बाद आप उसको बाहर निकालोगे तो आपको कौन सा जल्दी फ्रीज होता दिखेगा, शुगर वाला। शुगर वाटर जिस बाउल के अंदर है वो वाला पानी जल्दी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि वो सोल्यूशन का बाउल है। सोल्यूशन क्यों जल्दी फ्रीज हो गया, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम था, राइट? वहाँ पे बॉईल करना था बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, तो वेपर प्रेशर को 1 atm अचीव करना था टारगेट। यहाँ पे फ्रीज करना है, फ्रीज करना है मतलब जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। वो सोल्यूशन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है, ऑलरेडी कम है, मतलब वो जल्दी फ्रीज हो जाएगा। और क्योंकि सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ओनली वाटर इन बाउल will having high vapor pressure, as a result उसको पहले अपना vapor pressure control करना होगा, then only it will be able to get freezed, right? So what you will observe, you will observe that T0F is greater than TF. What is T0F? Temperature of freezing for pure solvent, while TF is temperature of freezing for solution. So यहाँ पे भी आपको एक difference मिलेगा which is called delta TB. Delta is called depression in freezing point. Delta TF. Delta TF is denoted by depression of freezing point which is equals to T0F minus TF. Now we have a graph. This is vapor pressure and this is temperature in Kelvin. On x-axis you have to take temperature in Kelvin, on y-axis you have to take vapor pressure. In case of depression in freezing point you will get 3 curves, क्योंकि depression in freezing point के अंदर solvent solution तो होगा ही, ये liquid solvent हो गया, ये solution हो गया, और ये जो थर्ड कर्व है
ये डिनोट करता है फ्रोजन सॉल्वेंट को। फ्रोजन सॉल्वेंट कहाँ से आया, उसका डेफिनेशन से आया ना। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है जिसके अंदर वेपर प्रेशर इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो यहाँ पे सॉलिड फेज को भी तो आना है, एक हो गया लिक्विड फेज, एक हो गया सॉलिड फेज और एक आ गया सोल्यूशन। मतलब यू विल गेट 3 कर्व्स ओवर हियर एंड फ्रोजन सॉल्वेंट वाला कर्व दोनों कर्व्स को जिस पॉइंट पे टच करता है उसको हमें नीचे एलाबरेट करना है। तो हमें एक पॉइंट मिलेगा TF जो कि सोल्यूशन के लिए है और एक पॉइंट मिलेगा T0F। आप यहाँ देखेंगे कि T0F ज़्यादा मिल रहा है और TF कम मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक डिफरेंस मिलेगा, दैट डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डेल्टा TF। सो दिस इज द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द थियोरी वेरी वेल। सिमिलरली लाइक बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के ऊपर अगेन एक्सपेरिमेंट किया गया डेल्टा TF के रिलेटेड। Then we got an observation delta TF is directly proportional to molality again. Delta TB directly proportional to molality. Similarly delta TF is also directly proportional to molality. Proportionality को remove करेंगे तो एक constant चाहिए होगा, that is KF. KF is denoted by freezing point depression constant which is also called molar depression constant और cryoscopic constant। ये आया है, वर्ड आया है cryoscopic सर्जरी से। जो वाली सर्जरीज ऑपरेशंस बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है उसको क्रायोजेनिक क्रायोस्कोपिक सर्जरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, क्योंकि फ्रीजिंग की बात चल रही है, तो जो KF हमें मिलेगा इज ऑल्सो डिनोटेड एज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विच इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एंड देन फिर हमने कुछ नया नहीं किया, ये सिर्फ मोलालिटी को हमने रिप्लेस कर दिया। ये फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है मोलालिटी के लिए, W2/M2 इंटू 1000 डिवाइड बाई W1। तो हमें यहाँ पे M2 को सब्जेक्ट बनाना है तो हम उसके हिसाब से ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात की थी तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। इफ़ यू हैव वॉच्ड माई वीडियो वेरी प्रॉपरली देन यू मस्ट बी नोइंग 2 important points. First one was colligative property is directly proportional to number of solute particles, and the second point was colligative property is inversely proportional to molecular mass of that solute, right? तो आप molecular mass of solute को M2 से डिनोट करेंगे कि नहीं करेंगे? Of course, कंपोनेंट 2 को ही हमने सल्यूट बताया है तो उसका मोलिकुलर मास M2 हुआ। तो देखिए ये M2 हो गया और ये डेल्टा TF हो गया। डेल्टा TF क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अब देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ये प्रूफ है, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था उस पॉइंट को ये प्रूव करता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और सल्यूट का मोलिकुलर मास एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसा आप इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट में भी देख सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो मैडम ने बताया था वो गलत था या सही था। ओके, चलिए अभी हमें NCERT के अंदर 2 और फॉर्मूलाज दिए गए हैं जिनका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। NCERT लेवल पे आपको ये दोनों इक्वेशंस, एक इक्वेशन है फॉर KF और दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया है KB के लिए। KF और KB क्या है ये आपको पता है। ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको डिराइव नहीं करने हैं, सिर्फ डायरेक्टली याद रखने हैं। वो उसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स या MCQ कुछ भी आ सकता है जिसका फॉर्मूला है KF इज इक्वल्स टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। सिमिलरली KF की जगह पे यहाँ KB लिखा गया है, बाकी सब टर्म्स ऐसे ही है। यहाँ TF की जगह पे TB आ गया और डेल्टा H ऑफ फ्यूजन की जगह पे यहाँ आएगा डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ गेट फेमिलियर टू दिस टर्म्स। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, M1 इज मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा H ऑफ फ्यूजन, डेल्टा H आपको पता है एंथैल्पी का सिंबल है और फ्यूजन की एंथैल्पी है, और डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन इज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। सो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको सिर्फ रिमेंबर करने हैं और MCQ फॉर्मेट में फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाए तो आपको ये याद करके वहाँ पे ऑप्शन से चूज करना है। Let's go for numericals based on depression in freezing point.
Example number 9 and example number 10 from your NCERT textbook. Read the question thoroughly and summarize what you are given in the question. 45 gram ethylene glycol, formula C2H6O2 is dissolved in 600 gram of water. दोनों के मास को कंपेयर कीजिए. This is 45 gram, this is 600 gram. Because this is less amount is W2 and this is W1. Weight of solute, weight of solvent. What you need to calculate is first freezing point depression. It means depression is delta TF. डेल्टा TF फाइंड करना है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन विच इज डिनोटेड बाय TF. यू हैव टू फाइंड डेल्टा TF एज वेल एज यू हैव टू फाइंड TF. Molecular mass of C2H6O2 I have already calculated by using the formula 2 into atomic mass of carbon plus 6 into atomic mass of hydrogen plus 2 into atomic mass of oxygen, and by putting the value of atomic mass carbon 12, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 16. ऐसा पुट करने पे हमें कैलकुलेट करने पे ये वाला 62 ग्राम पर मोल मिल जाएगा. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. डेल्टा TF और TF दोनों हमें सॉल्व करने हैं. तो आपको पहले तो ये देखना है कि डेल्टा TF का कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है आपके पास. दो फार्मूलाज अवेलेबल है. एक है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस TF. ये वाला फॉर्मूला भी आपके पास है. और दूसरा फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी. ये भी फॉर्मूला आपके पास में है. अभी आप कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. ये वाला फॉर्मूला लोगे, ये वाला लोगे. तो पहले हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करके हम डेल्टा TF की वैल्यू निकाल देंगे. उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे और ये वैल्यू निकालेंगे. क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पता तो हम ये फॉर्मूला पहले यूज़ नहीं कर पाएंगे. हमें T0F पता है. T0F मतलब क्या, कैसे पता है T0F? क्योंकि T0F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. कैसे पता चला कि फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का है? नॉट लगाया है. और प्योर सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? पानी है. उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 273 केल्विन होता है. तो हमें T0F पता है, ये हमें पता है, पर ये दोनों नहीं पता. तो हम डेल्टा TF वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. डेल्टा TF का वैल्यू निकालेंगे KF इंटू मोलालिटी से और फिर उस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे. तो हमें डेल्टा TF की यूज़ से TF भी मिल जाएगा. आई होप आपको पाथ समझ आया है. तो चलिए करते हैं. डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलालिटी. KF इंटू मोलालिटी का वैल्यू क्या है? W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1. KF का वैल्यू है, KF का वैल्यू कितना लोगे आप? पानी के लिए लोगे 1.86. इट विल बी गिवन. ये आपको याद नहीं रखना है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन ही होता है. W2 का वैल्यू है 45 ग्राम, M2 है 62 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 का वैल्यू होगा 600 ग्राम. तो आप जैसे ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे आपको डेल्टा TF का वैल्यू मिल जाएगा केल्विन यूनिट के अंदर. दैट इज 2.2 केल्विन. ओके, अभी डेल्टा TF मिल गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डेल्टा TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस TF. देयरफॉर TF को सब्जेक्ट बनाइए. TF इज इक्वल्स टू T0F माइनस डेल्टा TF which is equals to 273.15. एक्यूरेटली जाएँ तो 0.15 केल्विन होता है माइनस 2.2 केल्विन. सो इट विल बी इक्वल टू 270.95 केल्विन. सो दिस इज़ योर आंसर. यहाँ से आपको TF का वैल्यू भी मिल गया. तो आपको आंसर 1 मिल गया डेल्टा TF विच इज़ इक्वल्स टू 2.2 केल्विन और आंसर 2 मिल गया
KF, सॉरी माय मिस्टेक, दूसरा मिला TF which is equals to 270.95 Kelvin. Okay, let's go for another numerical. 1 gram non-electrolyte is dissolved in 50 gram benzene. 1 ग्राम है, कम अमाउंट है, ये सल्यूट का मास W2 हो गया, ये W1 हो गया. लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, लोअरिंग को ही बोलते हैं डिप्रेशन, मतलब ये आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, डेल्टा TF का वैल्यू है, और मोलेकुलर मास फाइंड करना है M2 का. ओके, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 5.12. ओके, लेट्स गो फॉर मोलेकुलर मास. डेल्टा TF का फॉर्मूला पुट करो, KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1, दैट इज डेल्टा TF. देयरफॉर M2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, M2 will be equal to KF into W2 into 1000 divide by delta TF into W1. अभी आपको सभी वैल्यूज पुट करनी है. यहाँ पे KF का वैल्यू होगा 0.40, ये आपका KF है. 0.40 इंटू W1 का वैल्यू है 50, KF का वैल्यू है 5.12 इंटू W2 इज 1 इंटू 1000. दैट इज इक्वल्स टू 256 ग्राम पर मोल. मैं अपना टाइम बचाने के लिए ये कैलकुलेशन का आंसर नहीं निकाल रही हूँ, आप लोग खुद से अपने आप ट्राई कर सकते हो. और अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्राई करूँगी. ओके, आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे. बहुत इजी है, हमने एक ही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला बार बार यूज़ किया है. यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ किया, यही यहाँ पे भी यूज़ किया. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको MCQ फॉर्मेट में भी पूछे जा सकते हैं. Let's go for last colligative property called osmotic pressure and osmosis. What is osmosis? अगर आपने बायोलॉजी लिया हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, और जिनका मैथ्स है उनको मैं बता रही हूँ, आप अच्छे से सुनना. अगर हम रेजिन्स लें, ड्राई फ्रूट वाली काली ग्रेप, ओके, जिसको हम रेजिन्स बोलते हैं, उनको हम ओवरनाइट सोक करके रखें एक डिश के अंदर पानी भर के. पानी लिया हुआ है, उसके अंदर कुछ काली द्राक्ष हम डाल दें, रेजिन्स, ब्लैक रेजिन्स को, और ओवरनाइट उसको सोक करके रखें, तो सुबह हमें देखने को मिलेगी कि वो स्वेल हो जाती है. राइट, तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का. तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ. उस ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से. उसके लिए आपको 2 कंटेनर लेने होंगे. दोनों कंटेनर का साइज़ और उसके अंदर वॉल्यूम सेम रखना है. एक कंटेनर के अंदर आपको भरना है कोई भी सल्यूशन. आप सॉल्ट का सल्यूशन ले सकते हो, शुगर का सल्यूशन ले सकते हो. दूसरे कंटेनर में लेने हैं आपको ओनली सॉल्वेंट, मतलब आप खाली पानी भर सकते हो. और दोनों को कनेक्ट करना है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. SPM. What is semi permeable membrane? It is the membrane which allows only solvent particles to pass through it. एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो सिर्फ सॉल्वेंट को अपने अंदर से पास, अगर ये मेम्ब्रेन है तो वहाँ से सिर्फ पानी पास हो सकता है उस मेम्ब्रेन के थ्रू. अगर वो कोई सॉल्यूट का मॉलिक्यूल हो गया तो वो उसको पास नहीं होने देगा. क्यों? क्योंकि उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत ही टाइनी होल्स होते हैं जो सॉल्वेंट की साइज़ जितने होते हैं, पर क्योंकि सॉल्यूट थोड़ा ज़्यादा डायामीटर में होता है वो
उसके अंदर से पास नहीं हो सकता। ऐसे मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पिग्स ब्लैडर। पिग का जो ब्लैडर है वो एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और कुछ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स भी अवेलेबल होते हैं जैसे कि पार्चमेंट पेपर एंड सेलोफेन पेपर, दे आर आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। तो आप ऐसा कोई भी मेम्ब्रेन यहाँ बीच में लगा सकते हो। एक साइड आपने ले रखा है सोल्यूशन और एक साइड पे आपने लिया है सॉल्वेंट, एक बाजू लेना है आपको सॉल्यूशन और दूसरी तरफ आपको लेना है प्योर सॉल्वेंट। और ऐसे ही आप अगर छोड़ दोगे दोनों के ऊपर पिस्टन डाल के, थोड़े टाइम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि एक साइड पे लेवल सॉल्यूशन का बढ़ रहा है, दोनों का लेवल इक्वल था, पर एक पॉइंट पे क्या होगा कि जो सॉल्वेंट है और यहाँ पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों, मतलब सॉल्वेंट दोनों तरफ है, पर ज़्यादा सॉल्वेंट किस तरफ है, यहाँ पे है। तो यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पास होंगे थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। विच मॉलिक्यूल्स विल पास? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास होते हैं, क्योंकि यही तो कंडीशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट को ही पास होने देता है। मतलब सॉल्वेंट कहाँ से जाएंगे? सॉल्वेंट यहाँ पे भी होता है, सॉल्यूशन के अंदर भी सॉल्वेंट होता है और इस तरफ के खाली सॉल्वेंट है। तो जहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन हो गई, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हो गई। तो ऑलवेज आप याद रखना मेरी एक चीज़ कि ऑस्मोसिस में मूव होता है सॉल्वेंट, उसका ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब यहाँ से पानी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जाते रहेगा, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे ये लेवल बढ़ जाएगा, राइट। ये वाला सोल्यूशन वाला जो कंटेनर है वो ओवरफ्लो करने लगेगा। ये वाली जो चीज़ हुई, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब क्या प्रोसेस है? द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। किसका फ्लो शुरू हो रहा है? सॉल्वेंट का फ्लो। कहाँ से शुरू हो रहा है? फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये हुई क्योंकि उसके अंदर कोई सॉल्वेंट ही नहीं, सोल्यूट ही नहीं है। जिसके अंदर सोल्यूट 0 के बराबर है उसको हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोलेंगे। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से वाटर मतलब सॉल्वेंट ट्रैवल करेगा, यहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ पे। कब तक ट्रैवल करेगा? जब तक दोनों कंटेनर के अंदर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए, तब तक। ऐसा होने के ऊपर सॉल्यूशन वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ से भी पानी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाला पार्ट ओवरफ्लो करेगा। ये जो फ्लो आ रहा है पानी का फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड एज ऑस्मोसिस। ओके, तो जो मैंने आपको बताया कि हम ओवरनाइट सोक करेंगे रेजिन को पानी के अंदर, तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि वो एक ड्राई फ्रूट है, वो एक ड्राइड रेजिन है, उसके अंदर बॉडी के अंदर पानी कम होगा, सॉल्वेंट कम है, और उसको ओवरनाइट सोक करके रखा है पानी वाले प्लेट के अंदर। मतलब आप रेजिन की स्किन को देख ले तो इट विल एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। स्किन जो है वो मेम्ब्रेन का काम करेगी, उसके अंदर कम पानी है मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन है, और उसके बाहर कम पानी है और ज़्यादा पानी है मतलब कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो हमारा लॉ क्या कहता है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बाहर का पानी अंदर घुसेगा, तो एज अ रिजल्ट रेजिन क्या होगी? स्वेल करेगी, उसका साइज बढ़ जाएगा क्योंकि उसके अंदर पानी एंटर करेगा। तो दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अभी आप एक और टर्म समझेंगे, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, दैट इज कनेक्टेड टू ऑस्मोसिस। फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन देयर इज अ फ्लो ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। मैंने आपको बताया यहाँ पे ये ओवरफ्लो करेगा, तो उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए हमने पिस्टन लगाया जिसके ऊपर PATM जितना प्रेशर पहले भी था अभी भी है, पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया पाई जितना। कितना प्रेशर लगाया हमने? पाई जितना।
क्यों लगाया ये प्रेशर पिस्टन के ऊपर? क्योंकि ये जो फ्लो आ रहा था और ये जो ओवरफ्लो हो रहा था उसको मुझे रोकना है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड यूजिंग अ पिस्टन just to stop the flow of water from solvent to solution side। ये जो flow of water आ रहा है उसके वजह से ये जो flow बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए मैंने पिस्टन के ऊपर एक मिनिमम प्रेशर लगाना है जो कि मेरे इस फ्लो को रोक सके। समझ आ रहा है आपको? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर, बट कैसा प्रेशर? मिनिमम प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ओके, फ्लो को सिर्फ स्टॉप करने के लिए मैं जो मिनिमम प्रेशर लगा रही हूँ, कौन से साइड पे लगाऊंगी? ऑब्वियसली सॉल्यूशन साइड पे लगाऊंगी। अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ गया तो ये तो और फ्लो करेगा, है ना? तो जहाँ पे फ्लो ज़्यादा आ रहा है उसी साइड पे रोकना है, तो इसी साइड पे आपको पिस्टन पे एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना है। PATM से थोड़ा ज़्यादा, वो पाई जितना होगा, मतलब पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट साइड। ओके, एक्सपेरिमेंट किया गया है तो पता चला कि ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू मोलारिटी एट अ गिवन टेम्परेचर T। मोलारिटी को हमने यहाँ पे C, कॉन्सेंट्रेशन C से डिनोट किया है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन का ही एक टर्म है। सो वी गेट अ मैथमेटिकल कंक्लूजन दैट पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T, वेयर आफ्टर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी हमें एक कांस्टेंट चाहिए होगा, दैट इज R। R यहाँ पे क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू 0.083 भी हो सकता है। अगर आपका प्रेशर बार यूनिट में हो, वॉल्यूम लीटर में हो, तब 0.083 आपको पुट करना है न्यूमेरिकल्स में। और अगर आपको ATM के अंदर प्रेशर दिया हुआ है देन यू हैव टू पुट 0.082। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दिस इज 0.083, दिस इज 0.082। C इज कॉन्सेंट्रेशन इन मोलारिटी यूनिट। मोलारिटी का शॉर्ट ट्रिक है मोल पर लीटर। मोल ऑफ सल्यूट दैट इज N2 and volume is denoted by volume. What is T over here? T is temperature in Kelvin unit. अगर आप मोल को रिप्लेस करेंगे गिवन मास और मोलर मास से, पहले हमने क्या किया? C को रिप्लेस किया। फॉर्मूला क्या हो गया? पाई इज प्रोपोर्शनल टू CT। After removing proportionality, we are getting pi equals to CRT. Now we are replacing C as N by V. So pi is equals to N by V into RT. Now we are replacing N. N का वैल्यू भी पुट करना है, दैट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्योंकि ये मोल सल्यूट के हैं, सल्यूट इज कंपोनेंट 2, तो ये हो गया W2, ये हो गया M2। ये सब वैल्यूज हमें इसके अंदर पुट करनी है, तो हमें मिलेगा पाई इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू RT बाई V। ओके, so this is your derivation of osmosis and osmotic pressure. You have to learn 3 other terms. One is called isotonic solution, hypertonic solution and hypotonic solution. Isotonic solution मतलब दो ऐसे solutions जिनका osmotic pressure सेम आ रहा है। इसका अगर पाई 1 बोले, इसका अगर पाई 2 बोले, तो पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2। ऐसे solution को बोलते हैं isotonic solution। एक solution जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, पर एक का ज़्यादा आ रहा है और एक का कम आ रहा है। तो जिस सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, बोलते हैं ना कितना हाइपर क्यों हो रही है, मतलब इतना गुस्सा क्यों है, इतना टेम्परेचर क्यों बढ़ा हुआ है, राइट? तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू द अनदर वन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और जिसका कम आ रहा है उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। अगर इक्वल आ रहा है तो आइसोटोनिक,
जिसका ज़्यादा आ रहा है उसको हाइपरटोनिक, जिसका कम आ रहा है उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। इसको हमारे ब्लड सेल के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं उसके प्रेशर और हमारा जो NaCl का सल्यूशन होता है उसके साथ में कंपेयर किया गया है। दोनों का कुछ सर्टन वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे सेम वैल्यू होता है, तो वो दोनों आइसोटोनिक भी हो सकते हैं। 0.09% W/V से कम लेंगे तो वो हाइपरटोनिक बन जाएगा, उससे ज़्यादा लोगे तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा और आइसोटोनिक भी हो सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 4 qualitative properties. We have completed relative lowering in vapor pressure, then elevation in boiling point, depression of freezing point, and last topic is osmotic and osmotic pressure. Okay, thank you for listening. Keep watching for the complete chapter. Thank you.